Hello student, this is class 11th physics, chapter 2 units and measurement. So this is the part 3 in which we are doing NCERT exercise part 3, page number 36 and 37. Okay, so we are on question number 2.15. हम पहले ही 2 पार्ट्स बना चुके हैं बेटा इनके, जिसमें हम क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर आपको पीछे के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप इसके लिए पीछे वाले पार्ट्स देखिए, वहाँ पे आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे. दिस इज पार्ट 3 एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2.15. सो सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट मूविंग मास टू द एंड रेस्ट मास. तो आपको पता है कि फिजिक्स में मास और वेलोसिटी, रेस्ट मास में और मूविंग मास में एक फेमस रिलेशन है बेटा, इसका उसकी वेलोसिटी के साथ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ. दिस रिलेशन फर्स्ट रोज, तो आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था मेरी ये. तो ए बॉय रिकॉल द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगॉट वेयर टू पुट कांस्टेंट सी. मीन्स एक बच्चे ने रिकॉल करने की कोशिश करी कि उसको दोबारा से, बट वो सी को रखना भूल गया. उसको समझ नहीं आ रहा कि वो सी को कहाँ रखे. क्लियर, सी क्या अपनी स्पीड ऑफ लाइट है. ठीक है, तो उसने फॉर्मूला जो इसने लिखा उस बच्चे ने, उसने क्या फॉर्मूला लिखा, उस बच्चे ने ये फॉर्मूला लिखा m इज इक्वल टू एम नॉट. ठीक है, बच्चे ने जो फॉर्मूला लिखा वो देखो बेटा, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये क्वेश्चन साथ साथ. ठीक है, बच्चे ने लिखा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2. ठीक है, सो हमें ये बताना है कि वेयर पुट द मिसिंग सी. जो हमें सी है ना, ये कहाँ रखना है. क्लियर, और हम इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसका यूज़ करते हुए बेटा हम इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे. चलो, सो हम इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करेंगे बेटा. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है बेटा, वो ये कहता है कि जो आपकी इधर के जो डायमेंशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होंगे, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होंगे. क्लियर, ठीक है. देखो, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया. क्लियर, सो क्या कह रहा है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, उसका डायमेंशन. तो लेफ्ट हैंड का आप डायमेंशन लोगे तो बेटा आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आ रहा है. लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ रहा है m0 l0 t0, ये आ रहा है. और तो जो हमारी राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना बेटा इसमें, इसलिए ये आ रहा है. अब जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें देखो बेटा ये तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना उसका तो डायमेंशन आ रहा है. ठीक है, अब इसका डायमेंशन आ रहा है तो इसका डायमेंशन तो हमें लेना पड़ेगा. अब इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, वेलोसिटी क्या होता है ml m0 l, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम. तो डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, l t माइनस 1. तो इसका ये आ रहा है बेटा l t माइनस 1. अब जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है, वी वॉन्ट दे बिकम इक्वल. हम इनको इक्वल करना चाहते हैं बेटा. तो ये इक्वल कब होंगे, जब हमारा ये वाला डायमेंशन फिनिश हो जाए. और ये वाला डायमेंशन कब फिनिश हो सकता है, जब इसके नीचे एक टर्म और हो ऐसी, तब ये कैंसिल आउट हो सकता है. और ये कैंसिल आउट होता है, इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूले में यहाँ पे एक और क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पीड और होनी चाहिए सी. अगर मैं उसको यहाँ पुट कर दूँ तो वो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए अब आपका जो करेक्ट फॉर्मूला होगा, जो हमारा करेक्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो इस चैप्टर में ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पे बेस्ड है, मतलब उनके लिए आपको बहुत डीपली केमिस्ट्री की नॉलेज होनी ज़रूरी है. बट ठीक है, जो दे रखा वो करना पड़ता है, बिकॉज NCERT या बोर्ड में तो आएगा भाई, करना पड़ेगा. ओके, चलो, वी हैव टू. सो वी आर नाउ डूइंग क्वेश्चन नंबर 2.16. ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 2.16 क्या कहता है बेटा, यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेंट ऑन एटॉमिक स्केल. ठीक है, एटॉमिक स्केल है तो आपको पता है एटम्स की जो लेंथ वगैरह हम मेजर करते हैं उसके लिए हम एंगस्ट्रॉम को ज़्यादा मतलब वो मानते हैं, प्रेफर करते हैं. लाइक अगर अब मैं आपको कहूँ कि पारसेक भी एक लेंथ है, यूनिट ऑफ लेंथ है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे ज़्यादा पसंद करते हैं. बट जो एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक एटम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो हमारी लेंथ के लिए यूनिट्स होती हैं वहाँ पे एंगस्ट्रॉन. लाइक अब मैं इस पेन की लेंथ मेजर करूँ तो यहाँ पे मैं एंगस्ट्रॉन या पारसेक यूज नहीं करूँगी.
सिंपली मीटर सेंटीमीटर में हम इसको कर लेंगे। क्लियर। तो जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज जहाँ पे होती है ना बेटा, वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो वन एंगस्ट्रॉन है बेटा वो किसने इक्वल होता है, तो वन एंगस्ट्रॉन आपका होता है, ये इसने दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। अब एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका साइज़ कितना दे रखा है बेटा, 0.5 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम पूछ रहा है ये। क्लियर। इन मीटर क्यूब ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। चलो तो अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। चलो तो देखो बेटा, यहाँ पे अब जो एटम का, हाइड्रोजन एटम का साइज़ दे रखा है वो 0.5 है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, हाइड्रोजन एटम की रेडियस दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है बेटा, हमें हाइड्रोजन एटम की रेडियस दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें बताया 1 एंगस्ट्रॉन इतने के इक्वल होता है। अगर ये इतने के इक्वल होता है तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब बिकॉज जो एटम होता है उसको हम मैक्सिमम स्पेरिकल, जो न्यूक्लियस उसका स्पेरिकल फॉर्म ही कंसिडर करते हैं, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा, 4/3 πr³। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई की जगह क्या लिख देंगे 3.14, इंटू में ये हो जाएगा आपका 4/3 3.14 इंटू में 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में इसकी हो जाएगी क्यूब। तो बेटा इसको आप देखो डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर नहीं सकता, आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो हैविंग नाउ कैलकुलेटर, मैं भी इसको कैलकुलेटर से ही सोल्व करूँगी। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेटर भी सोल्व करके दिखती हूँ। तो ये सोल्व होके आपका आएगा 3.154 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है बेटा ये कि एटॉमिक वॉल्यूम बतानी है हमें इसकी। ठीक है, क्या बतानी है हमें इसकी, एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम बतानी है हमें इसकी। ठीक है, किसने की, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम की। क्लियर। तो इसकी हम एटॉमिक वॉल्यूम निकालेंगे तो बेटा वो कितनी हो जाएगी, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, एक उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका हो जाएगा, एक का हमने निकाला है अभी, तो हमने अभी निकाला था कितना निकाला था, 3.154। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैंने कैलकुलेशन आई थिंक, क्योंकि इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करके मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मिनट, इसको कैलकुलेट से करना पड़ेगा। हाँ, इसका हो जाएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे ना बेटा, ये आ जाएगा 5.236 इंटू 10⁻⁻31। एक्चुअली ये क्वेश्चन इतने साल हो गए हाथों से कंटिन्यू निकल रहे, तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है बेटा, चलो तो बेटा इसका हमने भी निकाला 5.236 इंटू 10⁻⁻31, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया बेटा 6.023 इंटू 10⁻⁻31, दैट इज़ मीटर क्यूब। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.1454 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको आप खुद से देखो, एक मैं आपको खुद सजेशन दे रही हूँ पर्सनली, आप इनको ट्राई भी मत करना खुद से कैलकुलेशन करने के लिए कि आप ये ट्राई करो कि नहीं मैं खुद कैलकुलेशन करके देखूँगा ये वो, बेटा नहीं होंगे। यू हैव टू यूज़ कैलकुलेटर। अब करो, मैं नहीं करी, बिल्कुल नहीं होंगे, आप ट्राई करो, बहुत सारा टाइम लगने वाला है इन चीज़ों में। सो आप सिंपली इन चीज़ों के लिए कैलकुलेटर यूज़ करो, सो दैट यू विल सेव योर टाइम। क्लियर। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, वी आर ऑन विच क्वेश्चन बेटा, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2.70. So what is this question is saying that 1 mole of an ideal gas is at standard temperature and pressure. ठीक है, वो इतना मतलब कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दिस इज द मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, मोलर वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 22.4 लीटर। ओके, अब पूछ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। तो हमसे पूछा हुआ है रेशियो मोलर वॉल्यूम का और एटॉमिक वॉल्यूम का। क्लियर। ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वाह तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई।
अभी तो हमने हाइड्रोजन का 1 मोल का निकाला था ऊपर वॉल्यूम, तो हम डायरेक्ट उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, दोबारा निकालने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हमें हाइड्रोजन का ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, ऊपर वाले को यूज़ करते हुए करना, तो इन दोनों का रेशियो निकालना, और ये पूछ रहा है कि ये रेशियो इतना लार्ज क्यों आया है। चलो देखते हैं कि लार्ज आएगा या नहीं आएगा। तो मोलर वॉल्यूम हमें दे रखे, एटॉमिक वॉल्यूम देखो बेटा हमने अभी निकाली थी ये रही, तो एटॉमिक वॉल्यूम कितनी हाइड्रोजन एटम की, एटॉमिक वॉल्यूम अभी हमने निकाली थी, आप चाहो तो पीछे इस वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम निकाली थी 3.154 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। दोनों का क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। तो मोलर वॉल्यूम अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन में 3.154 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है बेटा। तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, ओके। अब लिसन बेटा, एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो ये मीटर में है और ये लीटर में है, तो हमें पता है क्योंकि वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको मीटर क्यूब में मीटर में चेंज करना चाहूँगी तो मैं क्या कर दूँगी 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्लियर। चलो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 22.4 बाई 3.154 इंटू में, अब 10⁻³ है ऊपर +7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22.4 3.154 इंटू में 10⁻⁴। जब आप इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 7.1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है बेटा। यानी कि यू कैन से दैट अगर मैं इसको सोल्व करूँ पूरा अच्छे से तो ये 71 के अप्रोक्सीमेट जाएगा, इतना जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो आप ये देखो कितना मतलब बड़ा रेशियो आया है। तो अब आप ये सोचोगे अगर कितना बड़ा रेशियो क्यों आया है बेटा, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एक गैस है और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना बेटा वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसका इतना बड़ा रेशियो इसलिए आया है बेटा बिकॉज जो आपका रीज़न है कि इसका रीज़न ये हो जाएगा कि जो इनका ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, स्पेस, ठीक है। ये जो इनके बीच मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा काफ़ी दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इतना बड़ा रेशियो आया है। ओके, सो नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 2.18। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू बेटा, अच्छे से करो इसको, सारा समझ में आएगा। और हाँ, अगले एक बात हो रहा है, अगले जो चैप्टर्स आएंगे ना उनमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनमें ऐसा कोई थोड़ी बारा कुछ नहीं भरा हुआ, वो बड़े अच्छे से समझ आएंगे आपको। थोड़ा सा कर लो, ये है थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भरा हुआ है। अदरवाइज आगे जो इवन जो इसके एडिशनल एक्सरसाइज है ना वो भी काफ़ी अच्छी, उनमें भी आपको मज़े आएंगे करते हुए। अब देखो बेटा क्या कर रहा है, एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। आप विंडो से बाहर देखते हो, जो पास की चीज़ें हैं ना वो तो आपको मूव करती हुई दिखाई देती हैं, बट जो दूर की चीज़ें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्टेशनरी लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली ही इसका आंसर्स करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा इसका जो एक अगर एक लाइन में आंसर दूँ ना तो इसके पीछे है लाइन ऑफ साइट, ये है इसका बेसिक आंसर, यानी कि लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है, तो सपोज करो दिस इज़ योर ट्रेन, आई एम जस्ट सपोजिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना है 2D में कि ये एक आपकी क्या एक ट्रेन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप यहाँ बैठे हो, क्लियर। तो जो आप यहाँ थे तो ये मतलब एक तरीके से आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, जिस लाइन के अलोंग आप उस चीज़ को देख रहे हो वही होती है लाइन ऑफ साइट, मतलब देखने वाली लाइन प्रॉपरली, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है। अब थोड़ी देर में आप यहाँ हो तो आपकी ये बनी, तो ये एंगल हो गया। अब आप थोड़ी देर में यहाँ हो तो ये एंगल हो गया। मीन्स कि आप क्या देख रहे हो कि जब उस आप ऑब्जेक्ट से आगे पीछे निकल रहे हो तो आपका कंटिन्यूस के साथ क्या हो रहा है, एंगल्स चेंज हो रहे हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो भी आपके एंगल्स बनेंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि एंगल्स नहीं बनेंगे। तो देखो जब आप दूर हो ना, ठीक है, तो जो एंगल्स है ना उनमें माइनर चेंज आ रहा है। लाइक यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 29 हो गया, यहाँ पे 28 होगा, माइनर चेंज आ रहा है। तो जब एंगल्स में माइनर चेंज आता है तो हमें इतना डिफरेंस फील नहीं होता, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्या लगता है, स्टेशनरी लगता है। क्या लगता है बेटा, स्टेशनरी लगता है। और ये हमारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट काफ़ी जल्दी चेंज, जैसे यहाँ पे 0 था यहाँ पे इतना चेंज हो गया, यहाँ पे और भी हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि एंगल्स कंटिन्यू क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं और थोड़े से लार्ज अमाउंट में चेंज हो रहे हैं। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट कैसे लग रहे हैं बेटा, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। अगर मैं इसको थ्योरेटिकली लिखूँ तो आप इसको ऐसे लिखो, द लाइन
joining the line joining the object to the eye, मतलब वो लाइन जो ऑब्जेक्ट को आई से जोड़ती है, टू द आई इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। क्लियर, समझ आ गया? सो अब आपको समझ आ गया इसका, तो इसको आप थ्योरेटिकली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन, मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी कर दिया है कि व्हेन ए ट्रेन मूव रैपिडली द लाइन ऑफ साइट नियर बाई ट्रेन इज डायरेक्शन ऑफ मोशन रैपिडली। जब भी कोई ट्रेन है वो जितना रैपिडली मूव करेगी ना बेटा, जो लाइन ऑफ साइट है ना वो भी क्या करेगी, जो उसके पास छोटे छोटे ट्रीज हैं, छोटे छोटे जो उसके पास पेड़ वेड़ हैं, वो क्या करेंगे बेटा, फास्टली मूव करेंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रैपिडली। सो ट्रीज अपीयर टू बी मूव। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ है तो वो आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज हम इतने रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, तो लाइन ऑफ साइट भी कंटिन्यू मूव करती रहती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे जा रहे हैं और ये पेड़ वेड़ सारे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हमें ऐसा फील होता है। क्लियर, मैं लिख देती हूँ, व्हेन ए ट्रेन मूव रैपिडली और यू कैन से फास्टली द लाइन ऑफ साइट ऑफ नियर बाई, पहले हम नियर बाई की बात कर रहे हैं बेटा, ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, द लाइन ऑफ साइट ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रेडियली। देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन फटाफट चेंज होएगा, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रैपिडली। सो आपको क्या लगेगा, सो ट्रीज या ETC जो भी ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव ऑपोजिटली, टू रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा जो नियर बाई, जो ट्रेन के पास ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। अब अगर कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, सो ऑन कंट्री द लाइन ऑफ साइट फॉर 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ साइट है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की लाइन साइट लाइक हील है, कोई आपका जैसे मून है, स्टार है, वो आपको फिक्स लगते हैं, तो वो अपनी डायरेक्शन इतना रैपिडली चेंज नहीं करते, डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन सो फास्टली, ठीक है। सो दे अपीयर टू बी रेस्ट, सो इसलिए हमें कैसा लगता है, सो दे अपीयर एट रेस्ट। क्लियर, समझ आ गया बेटा आपको? ओके, चलो इसी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकली कंसेप्ट था। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.19। ये क्या कहता है बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ पैरालैक्स, इन जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है पैरालैक्स, तो पैरालैक्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, पैरालैक्स का हम यूज़ करते हैं जो मीन्स कि बड़े बड़े प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंस, जो मतलब स्टार्स होते हैं ना बेटा, बड़े बड़े तारे होते हैं, लाइक स्टार, आपका सन है, अर्थ है, इन सब के बीच की डिस्टेंस हमें पैरालैक्स मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो जो बेस लाइन है बेटा AB इज़ द लाइन जॉइनिंग द अर्थ्स टू लोकेशन 6 मंथ्स अपीयर। तो ये कह रहा है कि जो उनको अर्थ को और सन को जब पूरी बेस लाइन मिलाती है ना बेटा, वो आफ्टर 6 मंथ चेंज होती है, बिकॉज 6 महीने के बाद वो अपना राउंड अप ले लेती है। तो बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो बेस लाइन का डायमीटर बेटा इतना दे रखा है 3 × 10⁻11, बेस लाइन दे रखी इतने की। अब नियरेस्ट स्टार के लिए बात कर रही हैं ये कि दे शो पैरालैक्स ओनली ऑफ द ऑर्डर, तो कोई इसके मतलब अर्थ कोई सन के बहुत नज़दीक स्टार है अर्थ के, ठीक है, वो इतने का पैरालैक्स बना रहा है 1 सेकेंड का। अब क्या कह रहा है, पारसेक मतलब आपको पता ही अभी एस्ट्रोनॉमिकल स्केल है, मीन स्टार्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल शो पैरालैक्स, तो इतना दिखा रहा है अपोजिट एंड ऑफ द बेस लाइन के अपोजिट एंड्स पे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अब तक एक तो हमें बताना है पारसेक को मीटर में टर्म्स में निकालना है, ठीक है। पारसेक को क्या निकालना है, मीटर के टर्म में निकालना है। चलो इसको सोल्व करते हैं बेटा, काफ़ी क्वेश्चन नीचे है, वैसे टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। लेकिन लिसन, देखो ध्यान से देखो, सपोज करो दिस इज सन, पहले मैं इसको समझा देती हूँ फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये आपका सन है, यहाँ इसके सामने कोई छोटी सी हमने अर्थ ले ली, क्लियर। अब अर्थ है तो अर्थ एक पूरे अपने आप खुद एक ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है, और ये होती है बेस लाइन,
अर्थ और सन के बीच में। और हमें क्या दे रखा है, कंप्लीट बेस लाइन की वैल्यू दे रखी है ये, क्योंकि 6 महीने पहले यहाँ थी अर्थ, ठीक है। तो 6 महीने बाद यहाँ जाए तो कंप्लीट हो जाएगा ना। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा, इसकी वैल्यू आपको दे 3 × 10 की पावर 11। ये कंप्लीट कितनी दे रखी है, 3 × 10 की पावर 11। ये पूरी बेस लाइन दे रखी है आपको, बट हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास, इसका हाफ कर दो, ये कितना हो जाएगा 1.5 × 10 की पावर 11। और किस में दे रखा बेटा, ये दे रखा आपको मीटर में, ठीक है। अब कोई इस अर्थ के नज़दीक कोई स्टार है, सपोज करो ये एक स्टार है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस सन से भी लेनी है आपको, और ये अर्थ से भी। और ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 1 सेकंड का दे रखा है, ठीक है। और जो इस सन और स्टार के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, 1 पारसेक। क्या बोलते हैं, 1 पारसेक, ठीक है। थ्योरेटिकली इनको हमने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, पर पीछे बाद की जॉब के पीछे यूनिट सन में आप इसको ईजिली देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और जो ये सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं बेटा आर। और यही हमें क्या करना है बेटा, डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये हमारे पास थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये इनके बीच की डिस्टेंस 1 पारसेक दे रखी है, और ये बेस लाइन दे रखी है। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया हमें क्या निकालना है, ठीक है। चलो, तो बेटा यहाँ पे देखो, जो आपकी लेंथ ऑफ बेस लाइन है वो कितनी दे रखी है बेटा, लेंथ ऑफ बेस लाइन थ्योरेटिकली हम इसको करते हैं, वो आपके दे रखी है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ठीक है बेटा। ये दे रखी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल, जिसको आप क्या कह सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम में, 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गया बेटा। अब पैरालैक्स एंगल यानी कि थीटा एंगल कितना दे रखा है, पैरालैक्स एंगल कितना दे रखा है, थीटा हमारे पास 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये इसको हम अगर मीटर्स में मतलब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 60, ठीक है। अब इसको अगर आप उसमें चेंज करो तो आपको एक रूल पता होना चाहिए बेटा, मैं लिख देती हूँ, क्योंकि जो आप इसको ये फॉर्मूला होता है ना बेटा आपका, थीटा = L/R, ये सिर्फ रेडियन के लिए वैलिड होता है बेटा, ये सिर्फ रेडियन के लिए वैलिड होता है। तो इसको अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो थीटा है आपका डिग्री में, /180 = थीटा रेडियन वाला /में पाई, ठीक है। तो अगर आपको अब ये निकालना है रेडियन में, तो आप इसको कैसे निकालोगे, थीटा रेडियन वाला, ये आपका हो जाएगा थीटा डिग्री 180, ठीक है। तो पाई, एक मिनट, हाँ, /180 में थीटा डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब इसको हम ऐसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ये रेडियन में चेंज करने का आपका फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे याद रखें। अब देखो बेटा, ये अपना कितना आ गया, 1/3600। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, तो हमने मिनट्स में चेंज कर लिया ना, सेकंड्स में, तो अब इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया था, तो थीटा डिग्री में आ गया अपने पास, ठीक है, क्योंकि हमने 1 डिग्री निकाला ना अब ये, तो 1 डिग्री के लिए 60 × 60 कर दिया। अब इसको रेडियन में चेंज करो तो देखो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, थीटा डिग्री तो आपके पास ये आ चुका है, तो π/180 से इसको और मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू रेडियन में आ जाएगी, ठीक है बेटा। ओके, तो अब हमें निकालना है आर, ओके, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता है थीटा क्या होता है, हम रेडियन में वैल्यू निकाल चुके हैं, L/R, आर निकालना है तो आर इधर आ जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, R = L/थीटा। तो थीटा आपको कौन सा लेना है, रेडियन वाला लेना है, हम रेडियन में निकाल चुके हैं थीटा एंगल, ठीक है। चलो अब इसको हम पुट करते हैं, R = L अपना कितना दे रखा है बेटा, 1.5, ये देखो हमारा L दिया हुआ है, तो L हमारा दे रखा है 1.5 × 10 की पावर 11, और ये अपना कितना दे रखा है बेटा, पाई को हम 3.14 लिख लेंगे, अपॉन में 180, ठीक है, इंटू में 3600 मीटर, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो बेटा ये आपका हो जाएगा, आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट 3.1 × 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। वैसे ये मैंने अप्रोक्सीमेट बताया आपको, बट अगर इसको ओरिजिनल आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 309,272 इंटू, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेटर से जब सोल्व किया था तो मेरे पास ये वैल्यू आई थी, ठीक है। लेकिन जब इसको हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे ना, पार्सेक की फॉर्म में,
तो बेटा इसको ऐसे आपको मतलब 16 की पावर्स में लेके आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड जो इसका आंसर है ना वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट करके जब आप इसको कैलकुलेटर सोल्व करो तो आपका ये आएगा, और फिर आप इसको चेंज कर लेना 10 की पावर 16 मतलब इतने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ये ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? चलो, तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें बेसिकली ये निकालना था कि एक पार्सेक को मीटर में चेंज करना था। तो अब आपको पता चलेगा कि 1 पार्सेक कितने मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 पार्सेक कितने मीटर के इक्वल होता है, जैसे कि आपने ये करा था, एंगस्ट्रॉम वाला करा था। चलो, आपको समझ आ गया? ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे कुछ, चलो देखते हैं। 2.20 करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? 2.20 कह रहा है कि द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर। ठीक है, मतलब कि कोई जैसे वहीं ऐसा ही क्वेश्चन कुछ हो गया, लाइक ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, नियरेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम 4.29 लाइट ईयर अवे, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कोई स्टार है वो हमारे अर्थ से इतना दूर है। ठीक है, हाउ मच इज़ द डिस्टेंस इन टर्म ऑफ पारसेक, डिस्टेंस निकालनी है पारसेक की फॉर्म में। हाउ मच पैरालैक्स वुड दिस स्टार का नाम है अल्फा सेंट्री भी बोल देते हैं। शो व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 लोकेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के 2 लोकेशन के बाद, तो एक अर्थ की लोकेशन यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों लोकेशन से उसको देखना है। आफ्टर 6 मंथ की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हाउ मच पैरालैक्स वुड, तो पैरालैक्स निकालना, तो बेटा वो स्टार मान लो आपने यहाँ मान लिया। क्लियर? तो यहाँ से भी डिस्टेंस बोल रहा है इसकी और यहाँ से भी। ठीक है, तो अब ये बताओ इसकी डिस्टेंस इसने दोनों तरफ से कितनी दे रखी है? इसने दे रखी है बेटा 4.29 लाइट ईयर।